हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश चौहान और आप देख रहे हैं मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक ऐसी क्वेश्चन की सीरीज़ जो नीट और जेई स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, कहते हैं कि जंग जीतने के लिए जज्बात काम नहीं आते हैं, उसके लिए स्पष्ट रणनीति होनी चाहिए। आपके पास वह तरकीब होनी चाहिए कि यह जंग आपके हारी गई तो उसके पीछे कारण क्या रहा और जीती गई तो उसके पीछे क्या कारण रहा। दोस्तों, इसी थीम पर हम लोग जो है आज आपको जेई मेंस के एमसीक्यू और जेई मेंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन अपन करने वाले हैं और इससे हम लोग आइडिया लगा पाएंगे कि जेई मेंस के ये क्वेश्चन अगर आपके नीट का पेपर टफ आता है तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये समझिए आपके रामबाण साबित होंगे। इसके साथ ही जो जेई एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी आपके पीवाईक्यू के तौर पर अपन ये क्वेश्चन करवा रहे हैं और इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पिछले सालों में पूछे गए हैं और उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से हमें करना होता है। एक बात और दोस्तों, ये खाली क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन करने के साथ साथ हम आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाते हैं कि इन क्वेश्चन का किस प्रकार से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ अपने पास में एक्सरसाइज जेई मेन पैटर्न, पहले ये क्वेश्चन करेंगे और इसके जस्ट बाद में हम लोग करेंगे पीवाईक्यू। ऑलमोस्ट इसमें सारे वही क्वेश्चन हैं जो जेई मेन पैटर्न के हैं और मिसलेनियस है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन है। दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक। तो वन बाय वन वी विल स्टार्ट हियर, बट रिमेंबर वन थिंग, दीज द क्वेश्चंस आर गिवन इन द इंग्लिश, but I will discuss every question in also in Hindi. So the students of belonging to the Hindi medium, they can also learn everything. तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश में लिखा हुआ तो हिंदी मीडियम का बच्चा देखेगा तो उसका कोई बहुत बड़ा बिग लॉस हो जाएगा। नहीं होगा बेटा, ट्रस्ट ऑन मी। मैंने वो क्या कहा था, बस एक बात ध्यान रखिएगा, हालांकि ये क्लास ऑनलाइन है, यू आर नॉट इन माई ऑफलाइन क्लास, तो कई बार क्या होता है एक पॉइंट की भी मिस्टेक होती है तो आंसर पूरा ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ हमें बहुत केयरफुली और कॉन्शियसनेस के साथ में क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ थोड़ा सा भी अगर हमने ध्यान हटा तो अपना क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इन केस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मैं भी अगर कोई मिस्टेक कर लेता हूँ तो आपको पता तो चल ही जाता है कि सर ने यहाँ 0.01 था और 0.1 लिख दिया तो आंसर में चेंज आएगा। लेकिन हम करेंगे नहीं, कोशिश पूरी करेंगे कि ऐसा नहीं हो। अगर हो जाता तो पेशेंस रखना, 100% सही करेंगे। बस कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। कैलकुलेशन तो बेटा अगर मेरी भी अगर गंदी है और आपकी भी गंदी है तो आंसर कहाँ तक पहुँचेगा आपके, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। N2 plus 3H2 is equal to 2NH3. The rate of appearance of ammonia is 2.5. Rate of, हाँ बेटा क्या दिया, रेट ऑफ appearance of अमोनिया की appearance रेट दी है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। द रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है एक तो, एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 विल बी इन मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये पहला क्वेश्चन जो रेट एक्सप्रेशन पर बेस्ड है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको करना ये चाहिए, रेट जो रहती है वो क्या हो जाएगी, अगर आपको दिया हुआ किस क्या चीज़ दिया, अमोनिया दी हुई है, तो अमोनिया के रेफरेंस में अगर अपन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 DNH3 अपॉन क्या हो गया DT। बस ये वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो मेरी क्या आ जाएगी बेटा, रेट आ जाएगी। तो ये वैल्यू मेरे पास दी हुई है, कितनी दी हुई है, दिस इज गिवन एज 1/2 इंटू अमोनिया की अपीयरेंस रेट कितनी है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये आंसर किया था 1.25 आ गया। तो रेट मेरी 1.25 के आसपास आएगी। 1.25 किस में दी हुई है, इसमें भी दी हुई है और इसमें भी दी हुई है, दोनों सेम है। तो मुझे ये भी निकालना पड़ेगा हाइड्रोजन वाला केस। तो ये कैसे निकालेंगे, 1/3 DH2 अपॉन DT इज इक्वल टू 1/2 DNH3 अपॉन क्या हो गया बेटा DT। तो ये 3 जो है मेरा वो उधर चला जाएगा, तो 3/2 ऑफ दिस, ये जो वैल्यू आ रही है 2.5 को अगर अपन बात करें, ये जो वैल्यू आ रही है उसको 3 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 से, तो 1.25 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.75 वाला आंसर आ जाएगा। तो 3.75 वाला आंसर मेरा कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है। तो देखो क्वेश्चन एक है लेकिन इसमें बातें दो पूछ ली गई है। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन छोटा होता है तब तो सही है, तो यहाँ पर आपको ये 2 ऑप्शन तो पहले हटाने ही थे, भाई ये 2 तो हो ही नहीं सकते, तो फिर आपने रेट निकाल ली, रेट के हिसाब से ये कर लिया। तो इस तरीके से अपन 1 बाय 1 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और मैं अगर पेन जो आपकी अगर ये स्लाइड चेंज करता हूँ तो आई विल टेक द हेल्प ऑफ दिस
पेपर टू लुक एट द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड बाय x टाइम्स द रेट कांस्टेंट बिकम्स व्हाट। कंसंट्रेशन को आपने क्या किया, रिएक्टेंट को x टाइम्स कर दिया, x टाइम बढ़ाया है, तो रेट कांस्टेंट या वेग स्थिरांक पर क्या असर पड़ने वाला है। देखो दोस्तों, मोस्टली रेट कांस्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है ना। तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ कंसंट्रेशन पर इसका कोई असर नहीं रहेगा। के तो आपके क्या रहेगा, कांस्टेंट ही आएगा, कितना ही चेंज कर दो। आगे देखते हैं। तो ये थ्योरी में आप लिख सकते हो कि ऑन चेंजिंग द कंसंट्रेशन देयर विल बी नो चेंज इन द रेट कांस्टेंट। आगे देखते हैं। ए से बी प्लस 3CB ये रिएक्शन दी हुई है। इन ए क्लोज कंटेनर एट ए गिवन टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीजेज फ्रॉम 100 mmHg to 160 mmHg in 10 seconds. Then average rate of reaction in first 10 seconds will be how much? कितना हो जाएगा भाई। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछी गई है फर्स्ट 10 सेकेंड। प्रेशर पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया दोस्तों, 160 हो गया। 100 से मेरे को क्या दे दिया है, 160 दे दिया है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, करें दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, इस रिएक्शन को वापस लिखते, A इज इक्वल टू बी प्लस क्या हो गया मेरा 3C। ये मान लेते हैं 100, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 हो गया। ये 100 माइनस x, ये x और क्या हो गया 3x। तो टोटल मेरा क्या आ जाएगा 100 प्लस 3x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 160। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू आ जाएगी 160 माइनस 100, ये आ जाएगा 60, 60/3 बराबर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ गया। अब आपसे पूछा है एवरेज रेट, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा सी कह दो अपॉन डेल्टा टी, ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये क्या होता है एक्स अपॉन टी होता है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20 और ये कितना है 10 है। आंसर आप चेक करें तो ये क्या जाएगा 2 mm पर सेकेंड। बात आ रही समझे। तो जैसा क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंगली मैंने करने की कोशिश की है, और आप देख पा रहे हैं कि एक रिएक्शन दी हुई थी A इज इक्वल टू बी प्लस 3C। इससे मेरे को ये पता चल गया कि जब टाइम 0 था तो प्रेशर कितना था 100 था, और कुछ समय बाद 10 सेकंड के बाद में प्रेशर 100 माइनस एक्स होगा, x प्लस एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 160 दी हुई है, तो मैंने इसको बराबर कर लिया और यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। x से अपन क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। लार्ज चेंज है तो ये एवरेज रेट ही कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर आपके कौन सा हो गया भाई 3 हो गया। लेकिन अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल हो सकता है कुछ ज़्यादा भी हो, पर अपन कोशिश करते हैं कि कैसे करते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इन क्वेश्चन के अंदर अपने पास जो थ्योरी है उसी का यूज़ कर रहे हैं। आपको भी इसी प्रकार से अपनी ग्रिप बनानी है। K फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ 2 × 10⁻⁻। देखो पहले तो ये नोट करो, रिएक्शन कौन सी है भैया, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और इसका क्या दिया है K दिया हुआ है, दिस इज K। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकेंड 0.5 m हो जाती है, देन कंसंट्रेशन आफ्टर 50 सेकेंड मस्ट हैव बी, कितनी होगी भाई 25 सेकेंड के बाद में ये 0.5 m हो जाती है, देन कंसंट्रेशन आफ्टर 50 सेकेंड कितनी हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, इस सवाल को करने के लिए आप 2 रिएक्शन बना लीजिए। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, आपने पढ़ा होगा K इज इक्वल टू क्या होता है C0 माइनस CT अपॉन T। K की वैल्यू मुझे दी हुई है और टाइम T भी दिया पर सेकेंड में है, तो ये मैं इसे CT की वैल्यू आपको पता है कितनी है भाई 0.5 m है, तो मैं C0 निकाल लेता हूँ इससे।
ठीक है, अब आप जैसे चाहें वैसे कर लीजिए। 25 सेकेंड के बाद में 0.5 हो जाती है, तो 50 सेकेंड के बाद में कितनी हो जाएगी? के निकाल के यहाँ 50 रख दीजिए और ये आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो मैं ये ले लेता हूँ, ये के की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 2 इंटू 10⁻²। सी नॉट मुझे पता नहीं है, पता कर लूँगा मैं, 0.5 है ये, और टी टाइम कितना दोस्तों? 25 सेकेंड है। 25 दूना 50, तो ये हो जाएगा 0.5 और ये 0.5 उधर आ जाएगा। सी नॉट मेरा कितना आ गया? 1m आ गया। अब मैं इसी क्वेश्चन का यूज़ करता हूँ और निकाल लेता हूँ भाई अपने क्या कहते हैं आपके 50 सेकेंड के बाद में आपको निकालना है ना, निकाल लेंगे। तो वापस आप आ जाइए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, k इज इक्वल टू सी नॉट मेरा कितना 1 है, टाइम ही तो निकालना अब तो नहीं, आपको निकालना है कंसंट्रेशन। k तो आपके पास कितना है? 0.02 हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻², 0.02। सी नॉट मेरा कितना आ गया? 1 माइनस आपको निकालना क्या है? सी टी, और ये कितना भाई? 50 सेकेंड बाद। तो ये देखिए आपके पास क्या हो जाएगा भाई, ये सी टी के लिए इधर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 50 इंटू 200, ये 0.1 आ जाएगा, है ना? ये कितना आ गया? 0.1 नहीं, ये 1 ही आ जाएगा ना यार, 100 ये। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस सी टी। तो इस सी टी के लिए सॉल्व करोगे तो सी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1, 0। 0m बचेगी, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ केस। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में, 0 ऑर्डर की रिएक्शन थी, मैं आपको फिर बता देता हूँ भाई। 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, आपको पता के इज इक्वल टू क्या था? सी नॉट माइनस सी टी अपॉन क्या हो गया? टी। ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, तो और ये मुझे दिया हुआ था। तो पहले तो मैंने क्या किया, इससे सी नॉट निकाल लिया। क्या किया? सी नॉट को फाइंड कर लिया। अब दूसरे वाले केस में क्या करूँगा? के इंटू टी इज इक्वल टू क्या? सी नॉट माइनस सी टी। निकालना क्या आपको? ये है, ये मुझे पता है, ये मेरे को दे रखा है, और ये मैंने फाइंड कर लिया। तो यही तो आंसर था। ये 2 इंटू 10⁻² था, टाइम कितना था? 50 सेकेंड था। सी नॉट आपने निकाला कितना? 1m आया था, और सी टी आपको निकालना था। तो ये आपके कितना गया? 1m आ गया। 1m माइनस क्या हो गया? सी टी। ट्रांसफ़र करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 0 हो जाएगी। सी टी इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस 1m क्या हो गया? 0। तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन जो था थोड़ा सा अलग ही टाइप का था, एक 2 इक्वेशन के थ्रू सॉल्व हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन है अपने। इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 1m टू 0.25m इन 20 मिनट। 20 मिनट में ये कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? 1m से 0.25, और रिएक्शन कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर की है। द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन वुड बी। तो इसमें तो कोई बड़ी बात थी नहीं दोस्तों, मैं यहीं कर लेता हूँ 5वें क्वेश्चन का आंसर। क्या पूछा गया है? रेट कांस्टेंट के निकालना है। तो ये हो गया 2.303 log बेस 10। शुरुआत में कितना? 1 है, और ये कितना? 0.25 है। टाइम कितना दिया है? 20 मिनट। आंसर मिनट में ही पूछा है, तो 20 लिखूंगा। ये गया, ये 100 आ गया, ये 4। log 4 का मतलब क्या होता है? log 2 की पावर 2 मतलब 0.6 आ जाएगा। तो ये हो गया 2.3 इंटू 0.6 अपॉन क्या हो गया? 20। ये गया 10 आ जाएगा, ये 2 तिया कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6.9 अपॉन 100। तो ये भी चला जाएगा, तो 0.069 आंसर आना चाहिए। ये दिया फोर्थ ऑप्शन में।
प्यारे बच्चों, सवाल जो है वो ये तो फार्मूला बेस्ड था और आप इजीली इसकी वैल्यू रख करके कर सकते हो। अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है। पहले मैं क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेता हूँ, फिर ब्लैंक पेज पर आपके दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा मैं अपने आप को नीचा कर रहा हूँ। SO2Cl2 इज इक्वल टू SO2 प्लस Cl2, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और ये दे दिया इसने फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और इसके लिए K की वैल्यू इज दिस एट 320 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर K इतना दिया हुआ है। द परसेंटेज ऑफ SO2Cl2 डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग फॉर 90 मिनट। देखो इसमें ये K की वैल्यू सेकेंड इनवर्स में है और ये कह रहा है 90 मिनट तक अगर अपन इसको हीट करते हैं तो इसका कितना पार्ट आपके डिकम्पोज हो जाएगा, है ना भाई। मैं वापस ले लेता हूं इस क्वेश्चन को। ये SO2Cl2 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, SO2 प्लस Cl2। अब पहला टाइम T0 है और टाइम कितना है 90 मिनट है भाई। ये कह रहा है 90 मिनट के बाद इसका कितना पार्ट डिकम्पोज हो चुका होगा। x की वैल्यू पूछी इसने और आपको सिर्फ K दिया है। क्या दिया भाई, K 90 मिनट के बाद पूछा है। अच्छा K कितना दिया ये भी चेक कर लेते हैं। K दिया आपके पास 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो दोस्तों ये पूछा कि कितना इसका कितना पार्ट डिकम्पोज हो चुका होगा, कितना परसेंटेज इसका डिकम्पोज हो चुका होगा। तो K इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 लॉग बेस 10 C0 अपॉन CT अपॉन क्या हो जाएगा टाइम T। तो इसका मतलब आपको पता है क्या चीज़ होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको उल्टा कर लूँगा तो मेरा ये आंसर आ ही जाएगा। चलो लेट्स सी क्या दिया हुआ ये 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 2.303 लॉग बेस 10 C0 अपॉन CT अपॉन T कितना दिया हुआ 90 मिनट दिया, इसको सेकेंड में बदलने के लिए मैंने ये कर लिया। तो पहला काम अपना ये रहेगा इसमें कि इसको मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है भाई। और यहाँ पर फिर एक वैल्यू भी दी हुई अपने को 10 की पावर 0.052 इज इक्वल टू 1.12। करें तो ये हो जाएगा 90 इंटू 60 इंटू 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 अपॉन 2.303 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 C0 अपॉन CT। तो दोस्तों इसका बेस 10 है अपने पास। पहले इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं तो क्या मिलता है अपने को। ये लगभग आपके एक बार चला गया और ये आपके पास आ जाएगा 54 से थोड़ा कम आएगा लेकिन मैं 54 मान लेता हूँ। 5400 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.054 इज इक्वल टू लॉग 10 C0 अपॉन क्या हो गया CT। अब आपको पता है इसका बेस 10 है तो ये पावर बन जाएगा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 10 की पावर 0.054 इज इक्वल टू C0 अपॉन CT। ये वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 0.052 है वो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये दिया हुआ, ये कितना दिया 1.12 दिया हुआ है। ये कितना दिया 1.12 इज इक्वल टू C0 अपॉन CT। अब देखो दोस्तों इसने पूछा कि कितना पार्ट डिकम्पोज हो चुका होगा। तो अगर मैं इसके लिए CT के लिए निकालूं तो CT क्या हो जाएगा C0 अपॉन 1.12। तो एक्चुअल में ये जो अपन लिखते हैं, समझ रहे हो आप, ये चीज़ क्या है। इसका मतलब ये हो गया कि जो पार्ट अपना ये जो हमने निकाला है
तो मैं क्या कह सकता हूँ इसके अंदर, अगर मैं सी टी के लिए सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा, सी टी मेरा हो जाएगा E0 अपॉन 1.12 इंटू अगर मैं 100 कर लूँ तो ये 89 पॉइंट समथिंग बनेगा। ये इनिशियल का 89% हुआ, परसेंटेज के अंदर निकाला मैंने ये। तो इसका मतलब सी टी मेरा कितना बचा है, 89 ऑफ C0। तो डीकम्पोज कितना हुआ होगा, 100 मान के किया हमने, तो लगभग 11% हो गया। भाई कोई चीज़ आपने रिएक्शन करवाई, इतने मिनट के लिए करवाई, तो अब इतना बचा है 100 में से 89, तो कितना टूटा होगा, 11 टूटा होगा। तो इसका आंसर अपने पास में क्या आएगा, लगभग 11% वाला आंसर आना चाहिए। ये दिया हुआ है, फर्स्ट इज करेक्ट। तो यहां आपने सीटी निकाला और सीटी से आपका सारा काम बन गया। सीटी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। टी के बाद इतना बचा तो टूटा कितना होगा, आइडिया लग गया आपको। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे 1 by 1 करके अपन आगे बढ़ रहे हैं। 6 में 7 में आइए, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन देखते ही थोड़ा सा डर लगता है कि ग्राफ भी दे दिया, पूछा कुछ अलग ही टाइप से, है ना। डरिए मत, डराइए मत, पढ़िए और पढ़ाइए, समझिए और समझाइए। ये डायलॉग याद रखना आपको। ये दोस्तों क्या दिया, log t हाफ और log a के बीच में ग्राफ दिया है, और ये एंगल कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है। तो व्हाट विल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक तो पूछी इसने ऑर्डर पूछी है, और क्या पूछा, रेट कांस्टेंट पूछा है। दोस्तों एक आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, टी हाफ या टी 50% जो होता है वो होता है a⁻n-1। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, प्रोपोर्शनल साइन हटा लूँ, तो ये कांस्टेंट क्या आ जाएगा, और a पावर क्या हो जाएगी, 1 - n हो जाएगा। अगर मैं इसका log ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, log t हाफ इज इक्वल टू log k प्लस 1 - n इंटू log a। बस जिसको ये आ गया उसका आंसर तैयार है। देख पा रहे हैं आप। तो देखो दोस्तों, इसमें ये स्लोप जो होता है, ये जैसे ग्राफ किसके बीच में है, टी हाफ के बीच में, इसको वाई एक्स पर लिया है, इसको एक्स एक्सिस पर लिया है। तो इसके साथ में ये मेरा क्या हो गया, स्लोप है, और स्लोप कितना दिया हुआ है, 1045 डिग्री। ये कितना है, 1। तो इसका मतलब 1 - n इज इक्वल टू क्या, मेरा 1 है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। ट्रांसफर कर लिया मैंने इसको इधर। तो 0 वाला आंसर आना चाहिए। देखो ये अपना आ ही गया है 0, बाकी किसी में दिया हुआ ही नहीं है। लेकिन अपन अपने कंफर्मेशन करेंगे, इसमें k भी पूछा है। अब k दोस्तों क्या हुआ है, यहाँ देखो log k, मतलब यहाँ कोई इंटरसेप्ट है क्या, इंटरसेप्ट क्या है, मेरा 0 है। तो log k बराबर क्या है, 0 है। तो log k बराबर 0 होने का मतलब यहाँ पर मैं क्या रखूँ, ये वैल्यू की 0 हो जाए, तो ये वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ेगी, 1। log 1 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये देखो आपके ये आ गया इसका रेट कांस्टेंट। तो अब आप देख पा रहे हैं कि जो ग्राफ दिया हुआ था, उस ग्राफ का क्वेश्चन किस प्रकार से हमने सॉल्व कर दिया। आगे पढ़ें भाई। The rate law for a reaction between the substance A and B is given by a to the power n and b to the power m. On doubling the concentration of A and halving the concentration of B, the ratio of new rate to the earlier rate of the reaction will be. करना पड़ेगा। रेट इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, के ए टू दी पावर m एंड b टू दी पावर n। ये दिया हुआ अपने को, n और m दिया हुआ है। ये n है और ये m है। अब ये कह रहा है कि a को डबल कर रहे हैं, एंड हाविंग द कंसंट्रेशन ऑफ b।
इसको अपन क्या कर रहे हैं, ए को डबल और बी को आधा, तो जो न्यू रेट अब आएगी और पुरानी रेट का ये पूछा, ये तो अपन कर रहे हैं डबल और ये अपन क्या कर रहे हैं आधा। तो अब इसमें अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये इक्वेशन 1 ले लो और ये 2 ले लो, डिवाइड कर दो, तो ये ओल्ड रेट मेरे पास क्या है, इसी को मैं ला के रख रहा हूँ नीचे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये के ए टू दी पावर एन और बी टू दी पावर एम। तो ये कैंसिल हो गया, ए टू दी पावर एन से कैंसिल हो गया, तो पीछे ऊपर क्या हो गया, 2 टू दी पावर एन हो गया, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 टू दी पावर क्या हो गया, एम हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये क्या गया, 2 दोनों का बेस है, 2 टू दी पावर एन और ये 2 की पावर क्या हो जाएगा माइनस एम। तो आंसर क्या हो गया, 2 टू दी पावर एन माइनस एम। दिस इज द आंसर। ये चेक करते हैं कहीं दिया हुआ है क्या, एन माइनस एम दिया हुआ है भाई, कहाँ दिया हुआ है, दिस इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जैसा क्वेश्चन कहा मैंने वैसे ही किया कि भाई इसको डबल कर रहे हैं, ये रेट है, मैंने भी कर दिया, जो आप चाहते थे हो गया, काम फिनिश। आगे देखते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन दिया है। ऐसे क्वेश्चन हमने किए भी हैं, लेकिन ये पहले अपन एमसीक्यू या प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए करते हैं ताकि जेई मेन के जो मेन क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ आपको समस्या नहीं आएगी। कुछ क्वेश्चन बड़े भी होंगे, कुछ छोटे भी होंगे। कह रहा है फाइंड आउट द रेट लॉ, एक रिएक्शन दी हुई है, ए और बी की कंसंट्रेशन आपके इस प्रकार से दी हुई है और पूछा है कि बताओ। कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं ना तो जल्दी हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन होता तो करना पड़ता है। अब देखो बी को कांस्टेंट रखा है और इसको डबल किया तो रेट भी क्या हो गई 4.2 से 8.4। इसका मतलब रेट इज इक्वल टू के और ए की पावर सीधा सा मैं क्या लगा दूं 1। अब बी के लिए निकालना पड़ेगा, इन दोनों को आपने कांस्टेंट रखा है तो रेट क्या हो रही है भाई, 4.2 से क्या हो रही है 5.6 हो रही है ना, लगभग 1.5 गुनी हो रही है, 1.25 कितनी हो रही है भाई। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसके लिए निकाल ही लेता हूँ कि ये क्या आ जाएगा। तो इसको कांस्टेंट रखा और इसको आपने अच्छा 0.15 से 0.20 किया है, निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते अपन, डबल थोड़ी कर रहे हैं। तो यहाँ मैं एक काम कर लेता हूँ, ये तो मुझे निकल ही गया है, तो एक काम कर लेते हैं, रेट पहले कितनी है 5.6 इंटू 10 की पावर -6 इज इक्वल टू ए कितना है 1 है और बी कितना 0.2 है, और आगे वाली कंडीशन के अंदर ये कितना दिया है 4.2 इंटू 10 की पावर -6 और ये ए कितना है 1 है और बी कितना है 0.15 है, आ जाएगा। अब आपको निकालनी क्या है, इसकी ऑर्डर निकालनी है। मान लो वाई मान लेते हैं, ये कैंसिल हो गया दोस्तों, ये कैंसिल हो गया, ये 4 और ये क्या आ गया 3 आ गया, 4/3 की पावर 1 इज इक्वल टू, ये भी काटेंगे आप तो ये 4 और ये क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये मेरा क्या आ गया 4/3 वाई। तो यहाँ आपके कंपैरिजन किया तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, तो इसका तो हमें पता चल ही गया था, इसको डबल किया कांस्टेंट रखते हुए, इसको डबल किया तो ये डबल हुआ, तो ए की तो ऑर्डर आपके 1 आ ही गई थी, बी की भी ऑर्डर क्या आ गई 1 आ गई, तो आंसर मैं कौन सा लगा दूं भाई, थर्ड इज करेक्ट। क्या समझे, समझ गए। तो कई बार तो क्या होता है अपन डायरेक्ट आइडिया लगा लेते हैं कि भाई इसमें ये डबल हो रहा है तो इसको डबल कर दिया तो ये 4 गुना हो रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा सीन था नहीं, यहाँ सीन अलग था, तो सीन ऐसे होगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों। स्टेटमेंट हमें पढ़ने पड़ेंगे
और उसके बेसिस पर ही हम बता पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। डायरेक्ट बताने की कोशिश करोगे तो गलत हो सकता है, तो यहाँ पर आपके चेक करते हैं बेटा, पढ़ें इसको। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी नोन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्री। जो अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से निकलती है, सही बात है, स्टोइकियोमेट्री से लिंक नहीं है, तो ये तो मेरा क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन m+n दे दी इसने, ऐसे थोड़ी होता है स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग। जब तक एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं निकली जाती है अपन कह नहीं सकते, ये फाल्स है मेरा। Molecularity of a reaction refers to each of the elementary reaction steps in the mechanism of a complex reaction or a single step reaction. Molecularity या अणुसंख्यता जो होती है, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसका जो पहला एलिमेंट्री स्टेप होता है या तो उसको ऐड कर लीजिए, वो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी, या फिर कंप्लीट रिएक्शन ही आपके पास सिंगल स्टेप की है तो उनको ऐड कर दीजिए, ये आपको मॉलिक्यूलरिटी देगी। तो ये भी मेरा क्या है, ट्रू है। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आर ऑलवेज डिफरेंट, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हमेशा थोड़ी होती है, सेम भी हो सकती है। तो मेरे पास आंसर कौन सा ट्रू बना, ए और सी। कहाँ दिया है, फोर्थ में दिया। सो द आंसर इज फोर्थ। आगे देखते हैं क्वेश्चन बेटा, 11 नंबर क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा आपसे कि कौन सा इनकरेक्ट है। पहला दिया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी अ बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो बाईमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, क्या ये बात सही है क्या। और आगे लिखा अ बाईमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन मस्ट बी ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इन दोनों में जीरो ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब आपको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑब्वियसली, क्योंकि हमें पता है कि भाई नहीं, इसने इनकरेक्ट पूछा है तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही होगी, क्योंकि उसमें अपन कहते हैं कि बिना रिएक्टेंट तो रिएक्शन होगी नहीं, तो वहाँ पर आपके ऑर्डर जीरो है, इसका मतलब उस पर डिपेंडेंसी नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर अपने पास में ये तो मेरा क्या हो गया बेटा, ट्रू स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी द कॉम्प्लेक्स और द एलिमेंट्री रिएक्शन हो सकती है। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी ए बाईमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन। भाई साहब अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है मान लो, तो 2a + b = 3c + d मान लो, और मैंने कह दिया ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, k × a⁻1 कर लिया और b⁻1 कर लिया, तो ऑर्डर तो सेकेंड आ गई, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कितनी है यहाँ पर, 3 आ गई ना यार। तो ये बाईमॉलिक्यूलर थोड़ी हो सकती है। लेकिन अगर मैं कह दूँ बाईमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो वो सेकेंड ऑर्डर की हो सकती है। ये ट्रू है मेरा, और ये मेरा क्या हो गया, फॉल्स। तो बहुत सोच समझ के आपको ये करना था बच्चों, तभी ये सही होता, वरना ये सही नहीं होता। मतलब इसके अंदर थोड़ा हिडन था, है ना। कहते हैं ना कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी ए बाईमॉलिक्यूलर। ऐसा जरूरी थोड़ी है, ज़्यादा मॉलिक्यूल लेकर भी तो रिएक्शन आपके सेकेंड ऑर्डर की हो सकती है, ये समझाना चाहता था वो। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 69.3 मिनट फॉर द 50% completion. How much time will be needed for 80% completion? अब देखो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो यहाँ पर दो रिएक्शन से पहले k निकालिए, और k से आप 50% कंप्लीशन का मतलब आपको पता है कि ये हाफ लाइफ वाला सीन हो गया। हाउ मच टाइम विल बी नीडेड फॉर द 80% कंप्लीशन। तो ये हाफ लाइफ दिया हुआ है
69.3। इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, के निकाल सकता हूँ, के से फिर आपके आ जाएगा अपना, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन क्या 69.3। ये देखिए आ गया 10, ये आ गया आपका 1000। ये कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया ना भाई, ये कितना आ जाएगा 0.01 10 की पावर -2। इसको रख लो तो के तो अपने पास आ ही गया है 2.303 लॉग बेस 10, इसने टाइम पूछा है, निकाल लेंगे। और 80% कंप्लीशन हो रहा है, तो पीछे बचेगा कितना बेटा 20 बचेगा, ये 5 आ गया। log 5 की वैल्यू अपने को दी हुई है 0.7 लेनी है अपने को, ये आपके पास आ गया 0.01, ये 2.3, ये 0.7 अपॉन टाइम टी निकल गया। तो टाइम टी मेरा कितना आ जाएगा, अच्छा इसमें मिनट में ही पूछा और आंसर भी मिनट में, ठीक है। 2.3 इंटू 0.7 अपॉन 0.01, तो ये आ गया मेरा 100 आ जाएगा, ये गया मेरा 10 आ गया, ये कैंसिल हो जाने से ये 161 आएगा। 23 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करके चेक करो, 7 3 ज़ा 21 का 1 और 7 2 ज़ा 14 और 2 16 हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग दैट कि अगर कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है इतने मिनट के अंदर, तो एक्चुअली वो क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया हुआ है। तो मैं बताना यही चाहता हूँ कि देयर शुड बी ए गुड ग्रिप, एक अच्छा ग्रिप होना चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए, तो आप इजीली वो क्वेश्चन कर ही लेंगे। उसके अंदर घुसना पड़ता है। मैंने आपको क्या कहा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नींद में कर लूँगा तो आपकी गलतफहमी है, क्योंकि नींद में आप कॉन्सेप्ट जानते हैं लेकिन उसका वैल्यू डाटा लगा करके कैलकुलेशन करके सही आंसर तक पहुंचने के लिए आपको नींद खोलनी पड़ेगी। यू हैव टू बी अलर्ट, है ना। आगे देखते हैं। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A2 प्रोडक्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्लॉट फॉर द लॉग AT वर्सेस टाइम T। ये लॉग और इसके टाइम के बीच में ग्राफ पूछा, क्या आएगा भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। क्या कर सकते हैं अपन, कर तो सकते ही हैं। तो आपको पता है कि AT वर्सेस टाइम T कैसा आएगा दोस्तों, मैं करके बताऊं। लॉग ये A0 अपॉन AT इज इक्वल टू क्या होता है K1 इंटू टी। तो लॉग A0 माइनस लॉग AT इज इक्वल टू K1 इंटू टी। तो ये अगर मैं उसको इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो लॉग AT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, लॉग A0 माइनस K1 इंटू टी। तो अब आप देखिए, इसमें इसको लिया आपने y एक्सिस पर, इसको लिया आपने x एक्सिस पर, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। बताइए क्या आंसर दिया हुआ है इसमें, थर्ड आंसर दिया हुआ है। ये नेगेटिव स्लोप है बेटा लीनियरली, और देखो इसमें नहीं है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन ये लीनियरली नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर थर्ड इज करेक्ट। ओके, तो कहाँ तक आ चुके अपन, क्वेश्चन नंबर 13 तक अपन दोस्तों कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या दिया दोस्तों, देखो, फॉर अ केमिकल रिएक्शन ए से प्रोडक्ट बन रहा, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज गिवन बाई,
ए की जो डिसअपीरेंस की रेट है वो ऐसे दे रखी है, डी सी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के वन सी, और पूछा क्या है, एट वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सी ए द रिएक्शन इज ऑफ, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, विद द रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा इसका। देखो अगर ये डी ए अपॉन डी टी अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, के जो भी आपकी रिएक्शन इनटू ए की कंसंट्रेशन। तो अब दोस्तों इसमें जो अपने को दिया हुआ है, ये अपने को जो दिया हुआ है अपन चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है के वन इंटू सी ए अपॉन 1 प्लस के टू सी ए। ये बहुत ज़्यादा है सी ए की वैल्यू। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका कोई रोल है ही नहीं, इसको हटा दीजिए आप, इसको क्या कर लीजिए, इट बिकम्स ज़ीरो। तो एक्चुअल में अपने पास क्या आ गया, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के वन अपॉन के टू और सी ए अपॉन क्या आ गया, सी ए। ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, एक नया कांस्टेंट आ गया। तो एक्चुअल में कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट है ही नहीं, तो जो कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं, रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, ज़ीरो ऑर्डर की हो जाएगी। और ये जो के वन अपॉन के टू की जगह आपने क्या लिख दिया नया, ये क्या हो जाएगा, मेरा रेट कांस्टेंट हो जाएगा। आंसर थर्ड इज करेक्ट। समझ रहे हो। देखो बच्चों, हर टीचर के अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन करवाने के तरीके होते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन अच्छा लगता है कि यार ये इस मेथड से और ये इजी लग रहा है, उसको आप कहते हैं कि कोई भी क्लास होती है बच्चों, हर क्लास का कोई ना कोई और हर टीचर का, हर बुक का कोई ना कोई ड्रॉबैक मिलेगा, हर कोचिंग का भी मिलेगा। आपको अच्छाइयाँ सेलेक्ट करनी है, ना कि बुराइयाँ, क्योंकि आप बुराई की तरफ ध्यान देंगे तो फिर अच्छाई आप प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। चलो, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द आरएनएस इक्वेशन एज के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई अपॉन आर टी। इन दिस इक्वेशन ई ए रिप्रेजेंट, ई ए क्या रिप्रेजेंट करती है, एक्टिवेशन एनर्जी। इसने पूछा ई ए क्या एक्टिवेशन एनर्जी है, the energy above which all the colliding molecule will react, the energy below which colliding molecule will not react, the total energy of the एक्चुअल में एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है दोस्तों, वो होती है एक प्रकार का एनर्जी बैरियर। और एनर्जी बैरियर का मतलब ये होता है कि अगर इससे कम एनर्जी होगी, द एनर्जी अबव विच ऑल द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स विल रिएक्ट, सारे थोड़ी करेंगे, द एनर्जी बिलो विच कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विल नॉट रिएक्ट, इससे कम होंगे तो रिएक्शन वो रिएक्ट नहीं करेंगे। इससे नीचे वाले रिएक्ट नहीं करेंगे, ऊपर वाले करेंगे, लेकिन सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। उसके लिए भी ओरिएंटेशन वगैरह चाहिए, है ना भाई। आ गया समझ। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 16 देखिए। देखो आपने नोटिस किया होगा हमारे पिछली सीरीज़ के अंदर भी जितने भी क्वेश्चन किए दोस्तों, मोस्टली क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस ग्राफ log k और 1/t। ये हम कितनी बार ले लें तब भी सेम क्वेश्चन आएगा। log k इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो बेसिकली ये जो ग्राफ आ रहा है ये y है बेटा, ये m इंटू एक्स है और ये क्या सी है। तो यहाँ पर आपके पास ग्राफ कौन सा आएगा, सेकंड आएगा। समझ गए। आगे बढ़े भाई, बढ़ना ही पड़ेगा। द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 310। ये कह रहा है कि एक रिएक्शन है जिसमें कि 300 से 310 केल्विन टेम्परेचर करते हैं, तो
तो रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स मतलब 4 टाइम्स हो जाता है, क्वाड्रपल्स का मतलब 4 गुना हो जाता है। ये T1 मान लेते हैं और ये T2 मान लेते हैं। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन इज हाउ मच। अब ये आपको पूछा एक्टिवेशन एनर्जी आपको बतानी कितनी होगी। प्री एक्सपोनेंट फैक्टर आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। चलो तो इसमें अपन कह सकते हैं दोस्तों, एक फॉर्मूला है log बेस 10 K2 अपॉन K1 EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1। अब T1 मेरा कितना 300 है और ये कितना 310 है। ये 4 गुना हो गया, ये 4 टाइम्स है। इसका मतलब क्या हो गया log 4। अच्छा आंसर आपके किलो जूल में पूछा, कोई बात नहीं। log 4 की वैल्यू कितनी हो गई 0.6 इंटू 2.303 इंटू आर की वैल्यू कितनी है बेटा, R इज 8.3 इज इक्वल टू EA। ये क्या हो जाएगा 300 इंटू 310, ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरे पास जो EA आने वाला है ये सॉल्व कर सकता हूँ मैं। 0.6 इंटू 2.3 लिख देते हैं, पूरा नहीं लिखते हैं, इंटू 8.3 इंटू 300, जगह कम पड़ गई है, इंटू 31। अब ये जो वैल्यू आई है ये आपके किस में आएगी भाई, जूल में आएगी। किलो जूल में चाहते हो तो आप 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब आप देखिए इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ ही जाएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मल्टीप्लिकेशन है, ये मैं काट देता हूँ। ये 3 बच गया, इसको 31 को मैं 30 मान के ले रहा हूँ क्योंकि गैप काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो ये मेरे इसको 10 मान लिया तो ये भी कैंसिल हो गया, तो ये 9 बच गया बेटा। तो EA मेरा क्या आ गया, ये मैं एक वापस ले लेता हूँ और ये भी ले लेता हूँ, तो ये 100 आ जाएगा। और 23 इंटू 6 18 138, नीचे तो 100 है ही है, इंटू ये कितना है 8.3 इंटू 9 अपॉन क्या है 100 है। तो अब आपको दिमाग बैठ चुका है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है भाई, इसको अगर मैं 10 मानता हूँ और ये 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आ रहा है इससे आंसर, बिल्कुल आएगा। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आपका आंसर जो आने वाला है दोस्तों इस क्वेश्चन का 18 नंबर का, बस ये मल्टीप्लाई है, आप कर सकते हो, हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये आपके आएगा 107.2, बिल्कुल सही है, यही आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है 1072। तो ये आपने नोटिस किया किस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन का आंसर निकाला। तो यहाँ जो मैंने यूज़ किया है फॉर्मूला log K2 अपॉन K1 वाला किया है, 4 गुना 4 टाइम से, बस ये मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। आंसर किलो जूल में चाहिए तो आपने क्या किया 1000 से डिवाइड कर लिया। या आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो बिल्कुल सही आएगा, ये आंसर आएगा। आप चाहें तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ भी करके बता देता हूँ कि इसका ये आंसर आता कि नहीं आता है, बिल्कुल आएगा दोस्तों। 1 चूँकि अपना स्पेस नहीं है, कन्फर्मेशन के लिए 8.3 इंटू 9 डिवाइड बाई 100। ये देखिए आप 103 हमने अप्रोक्सीमेशन लिया था, ये आपके आंसर आपके मल्टीप्लाई करके मैंने निकाल दिया। अरे भाई वैसे तो आपको मेरे पर पूरा भरोसा है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मुझे भी आपको भरोसा दिलाना पड़ता है ना, प्रूफ ज़रूरी है आज के टाइम में। अब अगला क्वेश्चन इसको मैं रफ कर दूं, चूँकि इस क्वेश्चन में कोई नई बात नहीं थी, फार्मूला बेस ही था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो
इसको मैं हटा देता हूँ। द रेट ऑफ रिएक्शन ए डबल्स, ए क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर 300 से 300, ये डबल हो रहा है और टेम्परेचर क्या इतना है। बाई हाउ मच द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन बी शुड बी इंक्रीज, कितना मैं बढ़ाऊँ फ्रॉम 300 केल्विन सो दैट द रेट डबल्स if activation energy of the reaction B is twice to that of the reaction A. दो रिएक्शन दी हुई दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। एक रिएक्शन है ए से ये प्रोडक्ट बन रहा है और बी रिएक्शन है, इसमें भी क्या हो रहा है, ये एक रिएक्शन ये है और दूसरी रिएक्शन ये है। अब इसमें जो दिया है ये कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर 300 to 310, दो गुना हो जाता है। हाउ मच द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन बी शुड इंक्रीज, कितना बढ़ाना चाहिए, 300 केल्विन, मतलब इसका पहला टेम्परेचर तो उसने T1 दे दिया। दैट रेट डबल्स, अभी भी रेट क्या हो रही है, डबल हो रही है, 2K हो रहा है। इफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ द रिएक्शन ए। तो देखो दोस्तों, बी का जो आपके एक्टिवेशन एनर्जी डबल है, यहाँ पर T1 कितना है, 300 केल्विन है, T2 कितना है, 310 केल्विन है, यहाँ भी T1 कितना है, 300 केल्विन है और T2 हमें पता नहीं है। लेकिन इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, ये जो आपके बी की एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, डबल है। तो दो अलग अलग रिएक्शन, दो अलग अलग टेम्परेचर, तो अपन अलग अलग ही कर लेते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा भाई, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब ये दोनों तो डबल हो रहा है तो इसको तो हटा ही दो आप। तो अब ये अपने पास हो गया, मान लो ए के लिए, और इसको डबल है तो ये आपके इधर आ जाएगा EA 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब ये क्या है, ये जो चीज़ मेरे पास आई है ये बी की है। अब इसमें ये बोला है कि ये एनर्जी क्या इसकी डबल है। तो अब आपको पता है ये मेरा कितना, 300, और ये तो अपने कैंसिल हो गया सारा। तो ये कितना हो गया भाई, 1 अपॉन 300 माइनस 1 अपॉन 310, और यहाँ क्या बच गया 2, 1 अपॉन ये क्या हो गया 300, और ये T2 मुझे निकालना है, यही तो है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 300 इंटू 310, 310 में से 300 जाएगा, पीछे 10 आ गया, 2 इंटू ये आपके पास एलसीएम ले लिया बेटा, इसको सॉल्व ही करना और कुछ नहीं करना आपके। तो ये आपके पास T2 आ जाएगा, और ये T2 से ही अपन सारा कर ही सकते हैं। ये 300 T2 और ये आ जाएगा T2 माइनस 300। सॉल्व करना आना चाहिए बस। तो 300 से 300 कैंसिल हो गया मेरा, 2 5 जा क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो गया भाई, 5T2 इज इक्वल टू T2 माइनस 300। तो 5 में से ये जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 4T2 इज इक्वल टू, ये माइनस में कैसे आ गया भाई, अच्छा ये और भी तो पढ़ा ना यार, ये 310 पढ़ा ना, ये क्रॉस मल्टीपल। तो क्या आ गया, 5T2 इज इक्वल टू, ये कटा दो, 310 है ना अभी इधर, 310, ठीक है, इंटू T2, और ये हो जाएगा माइनस 310 इंटू 300। ये क्रॉस मल्टीपल किया मैंने और कुछ नहीं किया भाई। ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा इधर,
तो ये इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 305 T2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 310 इंटू 300। तो ये देखिए आपके लगभग 304 के आसपास आ जाएगा। T2 मेरा कितना आ जाएगा, ये 305 नीचे जाएगा तो ये 304 के आसपास आएगा, 304 केल्विन आया। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया हमने, दो रिएक्शन थी, एक 300 पर और 310 पर इसका रेट डबल हो रहा था। इसका भी 300 पर रिएक्शन को स्टार्ट किया, इसका भी रेट डबल हो रहा है, लेकिन इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, डबल है। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी डबल कर दिया आपने, है ना, तब भी रेट आपके क्या हो रही है, डबल हो रही है। तो आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया होगा भाई, 4 केल्विन बढ़ाया आपने सिर्फ, है ना। 300 से कहाँ तक जाना पड़ेगा, तो ये देखिए आपने बढ़ाया कितना, लगभग 4 केल्विन के आसपास बढ़ाया। तो आंसर कितना आ जाएगा। बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन तरीका मैंने बता दिया किस प्रकार से अपन इसको सॉल्व करेंगे। चलिए भाई, क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिए हुए हैं और क्या पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। अब ये तो अपने बहुत देखो जग जाहिर है, ln k और 1/t का स्ट्रेट लाइन आता है, सही बात है। ln k और t का कभी आता ही नहीं है। अब ये कह रहा है रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू a इफ EA इज इक्वल टू 0। EA की वैल्यू क्या कर दिया आपने, 0 कर दिया। तो क्या पॉसिबिलिटी है भाई, फॉर्मूला लगाइए और चेक कीजिए, है ना, चेक करें। k इज इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT, ये 0 कर दिया तो E की पावर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हो गया, k इज इक्वल टू A। सही है, ये ट्रू है, सही है अपना। अरे भाई नीचे वाला सही थोड़ी है यार, ये वाला सही है। रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू A, इनफाइनाइट कर दिया, इनफाइनाइट मतलब k 0 हो जाएगा, ये मेरा फॉल्स है। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो भाई साहब, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है कंसंट्रेशन पर कहाँ डिपेंड करती है, करती ही नहीं है। C की पावर क्या होता है, 0 होता है, इसको बढ़ाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा क्या है, गलत है। आंसर कौन सा सही है मेरा, सेकंड और फिफ्थ वाला, दिस इज द करेक्ट। देखो दोस्तों, अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए हैं, इन क्वेश्चन के अंदर आपने नोट किया कि अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल थे, करने ज़रूरी थे, किए भी हमने, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं और देख चुके हैं कि किस प्रकार से अपन आगे सेक्शन बी के क्वेश्चन इंटीजर टाइप है, और उसके बाद अपन जो क्वेश्चन लेने वाले हैं ले ही लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे, ये PYQ आ जाएंगे आपके। चलो हम इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं, ज़्यादा लेक्चर लंबा नहीं हो तो अपन इसमें से कुछ क्वेश्चन अभी करेंगे और कुछ अगले एपिसोड में करेंगे। चलो पहले ये देखते हैं क्या दिया है। एक रिएक्शन दी दोस्तों। अब जरूरी नहीं कि इंटीजर वाला क्वेश्चन जो है वो मेडिकल में नहीं आया, उसमें 4 डिजिट आपके आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा ये सोचे सर ये तो जेई में आते हैं मेडिकल में नहीं आते। अरे नहीं भाई, क्वेश्चन तो उसी टाइप के हैं। देखते हैं क्या दिया हुआ है। 3A से 2B कोई रिएक्शन दे रखी है। रेट ऑफ फॉर्मेशन B एट 298 केल्विन इज रिप्रेजेंटेड एज, ये इसको एक ऐसे रिप्रेजेंट किया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी व्हाट। तो देखो दोस्तों, इसका मैं जब सॉल्यूशन लिख रहा हूँ फर्स्ट का, तो मैं इसका ऐसे लिख सकता हूँ -DA
1/3 dt इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1/2 dB अपॉन dt। अब दोस्तों इसमें जो दिया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी इसकी, ठीक है। तो अगर आपको पता है, मैं इसके लिए लिखना चाहूँ रेट लिखेंगे, तो dB अपॉन dt जो रहेगा, dB अपॉन dt, ये आपको ही पता है कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीपल में आ जाएगी, ठीक है। ये दिया अपने पास में माइनस का 0.04 प्लस 2 इंटू ln e। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए क्या होगा भाई, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या करें बताइए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स आनी चाहिए। आपको पता है कि अगर कोई रिएक्शन है उसके लिए अपन लिखते हैं रेट इज इक्वल टू क्या होता है के इंटू बी टू दी पावर, मैंने क्या लगा दिया, एन लगा दिया, ए टू दी पावर एन, सॉरी, एन। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका मैं अगर लॉग ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, और ये मेरे पास दी हुई रेट, इसका मैं लॉग लेता हूँ ln dB अपॉन dt इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा log k प्लस n इंटू क्या हो जाएगा log k। कंपेयर कर लो बेटा, ये ln दिया हुआ है आपके पास आगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी जो होगी वो क्या हो जाएगी, आगे जो लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है, कंपेयर किया, क्या मिल गया मेरे को, चेक करो चेक करो चेक करो, आ गया। तो देखो बड़ा ही विचित्र, पहले तो मैंने इसको लिखा, फिर उसके बाद में मैंने रेट को देखा, तो मुझे पता चल गया कि इसकी ऑर्डर कितनी आएगी, 2 आएगी। समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन करें बेटा, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। 10 ग्राम मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस, 2 गैसें हैं A2 और B2, दोनों का मिक्सचर कितना 10 ग्राम है, विच डीकम्पोज बाय द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वॉज टेकन इन वेसल। दोनों डीकम्पोज हो रही है, दोनों का मोलर मास भी दिया हुआ है। द हाफ लाइफ ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ A2 एंड B2 आर 2 and 3 hours. After 6 hours, weight of mixture of A2 and B2 is found to be 2 ग्राम। 6 घंटे के बाद 10 ग्राम का मिक्सचर लिया, दोनों मिला के 2 ग्राम ही बचे। फाइंड द वेट ऑफ A2 इन इनिशियल मिक्सचर। देखो मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकता हूँ, एक तो कॉमन सेंस का यूज करते हुए और एक अपने सब्जेक्ट का यूज करते हुए। दोनों तरीके बता देता हूँ। ये वैसल है, इसमें एक सब्सटेंस तो कौन सा मेरा A2 है और दूसरा मेरा क्या बेटा B2 है। इसकी हाफ लाइफ कितनी है 2 घंटे और इसकी हाफ लाइफ कितनी है 3 घंटे, और दोनों का अमाउंट कितना है 10 ग्राम, और दोनों के 6 आवर के बाद अमाउंट कितना बचा हुआ है 2 ग्राम। तो ये पूछा है कि भाई शुरुआत में ये कितना लिया होगा। अब दोनों का मिलाकर के जो वैल्यू दी हुई है ना अपने पास में, ये कितनी दी हुई है 2 ग्राम दी हुई है। तो ये कितना हो जाएगा। अब अगर मान लेते हैं
कि A2 की वैल्यू अपन मान लेते हैं यहाँ पर कितनी है, x, तो ये कितना होगा 10 - x हो जाएगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ इसका हाफ लाइफ 2 घंटे हैं, 2 ही है ना भाई, हाँ 2। तो अब अगर मैं कहूँ कि एक हाफ लाइफ के बाद ये कितना बचेगा, 2 घंटे के बाद ये कितना बचेगा x/2, 4 घंटे के बाद ये कितना बचेगा x/4, और 6 घंटे के बाद ये कितना बनेगा x/8 बचेगा। और इसके बारे में बात करें तो इसकी हाफ लाइफ कितनी है, ये 3 घंटे के बाद कितना बचेगा 10 - x/2, और 6 आवर के बाद ये कितना बचेगा 10 - x/4 बचेगा। अब ये इतना बचना चाहिए और इन दोनों की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 ग्राम दी हुई है। तो मैं कह सकता हूँ x/8 प्लस 10 - x/4 इज इक्वल टू 2। चेक करते हैं क्या आता है आंसर। अब x क्या है, x आ जाएगा इसका इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल अमाउंट। एलसीएम कितना हो गया 24, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 6 × 10 - x इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा बेटा 3x प्लस 60 - 6x इज इक्वल टू 48। तो माइनस का 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3x इज इक्वल टू 60 - 48 माइनस का 12। तो x इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा 12/3, 4 ग्राम आ रहा है। अब ये कॉमन सेंस कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये तो अपने लॉजिकली जो आपके थ्योरी जो कह रही है। अगर इसको मैं 4 ग्राम लेता हूँ तो आपको पता है कि ये 6 घंटे बाद कितना बच जाएगा भाई। अगर इसको 4 ग्राम से स्टार्ट किया तो 2 घंटे बाद में कितना हो जाएगा 2 ग्राम, फिर अगले 4 घंटे के बाद में 1 ग्राम, और 6 घंटे के बाद ये कितना हो जाएगा 0.5 ग्राम। ये तो हो जाएगा 0.5 ग्राम बचेगा कितना, 4 से स्टार्ट किया। तो इसको चेक करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसको आपने 6 मान लिया, तो 3 के बाद में ये कितना बच जाएगा आपके पास में 3 घंटे के बाद, 6 से 3, और अगले 6 घंटे के बाद में कितना हो जाएगा डेड। तो 0.5 ये और 1.5 है, आंसर कितना है 2 ग्राम। वैसे भी हो गया। तो कॉमन सेंस का यूज़ भी करके कर सकते हो आप। मतलब यार सिंपल सी बात है कि हाफ लाइफ क्या होती है, जहाँ पर कि कंसंट्रेशन अपने इनिशियल की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है यू आर एंजॉइंग द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक या 3 आ गए एक साथ ही, कर सभी को कर सकते हैं। चलो लेट्स सी क्या क्वेश्चन है। चलें भाई, अब ये क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा कहते हैं ना अवेयरनेस चाहिए, एक इंटरेस्ट चाहिए। कभी कभार हमारा भी इंटरेस्ट नहीं होता बेटा, तो तुम्हारा तो होने सारा। सर ऐसे मत बोलो, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, होता है सभी बच्चों के साथ होता है, लेकिन इंटरेस्ट बना के करेंगे ना तो क्वेश्चन जल्दी भी होगा और आंसर भी आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस एसिटाल्डिहाइड ये दिया हुआ है, इसका हाफ लाइफ दिया हुआ है 365 mm, इनिशियल प्रेशर दिया 365 एंड 175 mm ऑफ मर्करी वर 420 एंड 880 रेस्पेक्टिवली द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हाट। 2 हाफ लाइफ दी हुई है और 2 इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है। देखो ये डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड है 365 प्रेशर और ये कितना 170 है, और टाइम हाफ लाइफ कितना 420 और 880 सेकेंड। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी व्हाट। मैं यहाँ पर ले आता हूँ आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। ये प्रोडक्ट बन रहा है और आपसे ये कहा गया है कि भाई साहब जब इसका प्रेशर जो है एक बार दिया हुआ 365 mm और एक बार दिया हुआ है 165 mm, इनिशियल प्रेशर इतना लिया तो एक बार हाफ लाइफ 420 सेकेंड है और दूसरी बार
880 है, 420 और 880, 420 एंड 880, ये T1 हाफ लाइफ मान लेते हैं और 82। प्रेशर ये दो दिए हुए हैं, दो हाफ लाइफ या दो इनिशियल कंसंट्रेशन है ये। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसका मतलब आपने पढ़ा होगा टी हाफ जो होता है 1/a⁴n-1। सॉल्व कर लो आप, T2/T1 इज इक्वल टू a1/a2⁴n-1। T कितना है, T2 कितना है, 880 है बेटा, ये कितना 420 है। शुरुआत का प्रेशर कितना है अपना 365 है, और ये कितना है 165 है। पावर कितनी है n-1। अब इसमें थोड़ा सा आपको अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, एग्जैक्ट लेंगे तो भी हो जाएगा। अगर ये 44 होता तो ये बराबर कट जाता, पावर यहाँ क्या जाता 2 आ जाता, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये लेते तो ये भी 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो दोनों, इसका बेस क्या है 1 आ गया, और ये 2 टू दी पावर क्या गया n-1 आ गया। कंपेयर किया आपने तो n-1 इज इक्वल टू 1 आ गया, ऑर्डर क्या आ गया 2 आ गया। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। तो आपको मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि अगर दो हाफ लाइफ दी हुई है और दो कंसंट्रेशन दी हुई है, तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को करने का मीनिंग यह है कि यहाँ पर आंसर आपको 2 लिखना है, और फॉर्मूला मैंने बता दिया कौन सा लगाओगे n-1। हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है, एट 27 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन दी हुई है, रेट ऑफ रिएक्शन इज दिस atm per minute if rate of the same reaction terms in mole per liter per minute is y into 10⁻⁻⁴, then calculate the 5y। देखो एक रिएक्शन दी हुई है और इसका रेट ऑफ रिएक्शन ये दिया हुआ है, ये प्रेशर के टर्म में दिया हुआ है, और पूछा मोल पर लीटर में निकालो। निकल सकता है दोस्तों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है NRT होता है, और P इज इक्वल टू क्या होता है N/V R/T। इसको अपन C लिख देते हैं, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P/RT इज इक्वल टू क्या होता है C होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो दी हुई है बच्चों, इसके लिए मैं निकालता हूँ, तो dC/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C की जगह मैं चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ क्या dP/dt, और ये क्या आ जाएगा RT। बस यही करना था अपने को। अपने को जो रेट ऑफ रिएक्शन जो दी हुई है वो ये रेट ऑफ रिएक्शन है, और ये मेरे पास कितनी दी हुई है 6 × 10⁻³ R की वैल्यू मेरे पास कितनी है बेटा, R बताओ, R इसमें दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, ठीक है 8.3 कर लेते हैं। टेम्परेचर 27 है, तो ये कितना हो जाएगा 300। तो अब आप देखिए ये वैल्यू आपके dC/dt ये मोल पर लीटर में आ गई, क्योंकि dP/dt 6 × 10⁻³ था, और आंसर मोल पर मिनट में पूछा, R/T कर लिया मैंने। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये क्या आंसर आ सकता है 8 या 24, ये 25 हो जाएगा। तो ये अपने पास आएगा, ये चेक करेंगे अपन, तो ये आपके पास, ये इसको मैं 25 कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट इक्वल टू 6/25, और ये 10 की पावर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, क्योंकि 2 आई है। तो अगर मैं 10 की पावर -4 में चाहता हूँ तो इसको 60 कर लेता हूँ, तो ये आंसर मेरा क्या हो गया भाई 60/25 × 10 की पावर -4। तो ये लगभग आ जाएगा मेरा 1.2, सॉरी ये आ जाएगा भाई 2.2
25 दूना 50, 2.4 आ गया। अब 2.4 ये मेरा क्या आ गया, y की वैल्यू आई है, रेट निकाली आपने, इसका 5 गुना कर लो तो 2.4 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 12 आंसर आएगा। सो इसका इंटीजर में आंसर कितना आएगा भाई, 12 आएगा। कितना आएगा इसका आंसर, 12 आएगा। तो मैं इस क्वेश्चन में क्या समझाना चाहता हूं दोस्तों आपको, मैं यही समझाना चाहता हूं, बिल्कुल 12 आंसर है। दोबारा देखिए, एक रिएक्शन है, उसका ये रेट ऑफ रिएक्शन इतनी दी हुई है, 6 इंटू 10 की पावर -3। इफ रेट ऑफ द सेम रिएक्शन ये इतनी दी हुई है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 5y कर सकते हैं अपन। तो एक्चुअल में ये रेट ATM पर मिनट में थी, मोल पर लीटर पर मिनट में निकालनी थी। तो मैंने कुछ नहीं किया, dC/dt, इसमें जो कंसंट्रेशन C की वैल्यू रख दी P/RT रख लिया। जो वैल्यू आई यही तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये तो मेरे y आ जाएगा, और इसको 5 गुना कर लो, ये वैल्यू आपने निकाली, इसको 5 टाइम्स कर लो तो आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी अपन अगले सेशन में करेंगे। रफ कर दूं मैं इसको, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, करना थोड़ा सा मुश्किल है। आप चाहें तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन रफ करते हैं तो PDF में आ नहीं पाता है। इस क्वेश्चन को करते हैं, यहीं पर करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। इन ए रिएक्शन A2B3 A2 + 3/2B2 the pressure increases from 60 to 75 torr in 2.5 मिनट। ये हो गया। द डिसअपीयरेंस रेट ऑफ टॉर पर मिनट में कितना होगा। देखो दोस्तों, इस A2B3 जो दिया हुआ है, A2B3 से A2 + 3/2B2 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रेशर मेरा पहला कितना है, फ्रॉम 60 टॉर था ये, तो ये 0 0 रहेगा, और ये 60 - x, ये x, और ये क्या हो गया 3/2x। तो अब आपने देखा कि ये जो टाइम जो प्रेशर बढ़ करके इतना हुआ है, और इसमें जो टाइम लगा, पहले t = 0 था, और यहाँ टाइम कितना लगा 2.5 मिनट। और अब ये मैं इसको ऐड कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा +x - x कैंसिल हो गया, 60 + 3/2 का मतलब 1.5x = 75। तो ये आप देखेंगे 60 में से 15 जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 75 - 60, ये 15 हो जाएगा, 15/1.5, 10 आ गया मेरे पास। अब ये 10 आपने निकाल लिया, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो आएगी वो क्या आ जाएगी भाई, -d A2B3/dt विल बी इक्वल टू, ये x/t आ जाएगा। x आपने निकालिए बेटा कितना है, 10 है, और टाइम जो आपके पास कितना लग रहा है 2.5, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 4। तो ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, इसका आंसर 4 ही दिया हुआ है, और 4 ही हमने निकाल के आपको बताया है। तो ये दोस्तों कितने क्वेश्चन हो गए अपने पास, लगभग 5 क्वेश्चन हो गए इंटीजर टाइप के। तो मेरे कहने का अर्थ ये था कि इस क्वेश्चन के अंदर पहला प्रेशर 60 था, दूसरा 75 था। तो मैंने क्या किया दोस्तों, पहला 60 फिर 0 0 करके 2.5 मिनट पर 60 - x, x 3/2x, इन सबको जोड़ा, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 75 दी हुई है, तो x की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई 10 आ गई। तो अब आपको पता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब क्या होता है, इसका डिसअपीयरेंस रेट अगर अपन लिख देंगे तो x/t आएगा, x की वैल्यू आपने निकाली 10 है, और t कितना 2.5 है, तो इट बिकम्स 4। सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट इस क्वेश्चन का आंसर मेरा कितना आ गया बेटा, 4 आ चुका है। तो मेरे हिसाब से आप एंजॉय कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस का, है थोड़े से कैलकुलेटिव है, बट आपको पता है मैंने पहले ही बता दिया था
विदाउट इंटरेस्ट अगर मैं भी करूँगा बेटा तो मेरे से भी गलती हो सकती है, आप तो नादान हैं, बच्चे हैं। तो इंटरेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड माय डियर स्टूडेंट, इसी के साथ ही अपन अगले सेशन में फिर मिलते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को और PYQ को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। और अगर आप हमारे इस काम से संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।